जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को रेखांकित किया। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 2014 से पहले देश में घोटाले और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की छवि पूरी दुनिया में बदल चुकी है। उन्होंने मोदी सरकार की नीति, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर जोर देते हुए भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बताया। कि विकसित भारत के अमृत काल के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और जब दुनिया में हमारी सेना के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर का भी डंका बज रहा है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी अड्डे हों, 100 आतंकवादियों से अधिक को मौत के घाट उतारना, उनका सफाया करना हो या एयरबेस को निशाना बनाकर यह अब स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया को कि भारत अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में घुसकर आतंक का सफाया भी करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवाद, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ नहीं चल सकते, यानी कि खून और पानी का प्रभाव एक साथ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला होगा तो अब उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ये संदेश न केवल पाकिस्तान को था बल्कि पूरे विश्व को कि अब नया भारत अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगा। आज भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में तबाही मचा दी, आकाश मिसाइल, तेजस, INS विक्रांत, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर जैसे स्वदेशी हथियारों के साथ भारत आज एक आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनकर भी उभरा है और भारत के हथियारों की गूंज आज पूरी दुनिया के अंदर गूंज रही है, डंका बजा रही है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कूटनीतिक नेतृत्व का परिणाम है कि भारत न केवल रक्षा उपकरण बना रहा है बल्कि आज भारत दुनिया को रक्षा की उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की असल तस्वीर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग को भी धरातल पर उतारते हुए भारत की जो वैश्विक स्तर पर 142 से सुधरकर वैश्विक रैंकिंग 142 से सुधरकर 63 पर पहुंची है। तो वहीं आपको बताएं, इस साल 21 जून विश्व योग दिवस पर आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी योगासन सीखेंगे। दरअसल कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि योग सप्ताह के तहत बच्चों को उपयुक्त योग सिखाया जाए। और बता दें कि योग दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण, खेल और युवा कल्याण विभाग मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। देखिए, आने वाले 21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस के अवसर पर WCD विभाग और हमारा युवा कल्याण और खेल विभाग किस प्रकार से समावेशी रूप में इस विश्व योगा दिवस को हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे खिलाड़ी तीनों का संयोग करते हुए वृहद स्तर पर किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, वृहद स्तर पर किस प्रकार से योगा का प्रशिक्षण हो, योगा के प्रति लोगों में रुचि बढ़े, उसको लेकर आज एक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे दोनों विभाग के संबंधित सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, हमारे डायरेक्टर भी मौजूद रहे। निश्चित रूप से 21 तारीख का कार्यक्रम कराया जाना निश्चित हुआ है। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों से में हमारे जो बच्चे हैं वे हो गए, हमारे आंगनबाड़ी बहनें हो गई और हमारे शिशु सदनों में रहने वाले हमारे बालक बालिकाएं हो गई और साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हो गए। सभी संयुक्त रूप से जो है योगा दिवस में पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित रूप से ये संख्या बहुत अच्छी संख्या होगी। एक बेहतरीन ट्रेनर को रखे जाने के निर्देश दिए हैं ताकि योगा एक 2 साल के बच्चे से लेकर
हमारे 60 साल तक के हमारे संबंधित कर्मचारी अधिकारी कैसे उस योगा उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसके सारे आयामों को सिखाने के निर्देश जो है वो दिए हैं। तो वहीं हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में मुखिया विहीन चल रही है और 3600 त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव का रास्ता अब साफ होने जा रहा है। ओबीसी आरक्षण निर्धारण पर आधारित आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। वहीं इस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी और बताया कि कैबिनेट उप समिति ने 7 जून को बैठक पर सुझाव तय किए हैं, जो 11 जून को कैबिनेट में रखे जाएंगे। सरकार ने कोर्ट में भी शपथ पत्र देकर जल्द चुनाव कराने की बात कही है। देखिए, सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता सुबोध उनियाल जी कर रहे थे और मैं और माननीय रेखा आर्या जी उसमें सदस्य थे। हमने 7 तारीख को ही 4 तारीख को कैबिनेट ने ये फैसला लिया था और 7 तारीख को ही समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने अपने सजेशंस जो हैं फाइनल करके कैबिनेट में रखने की बात कही है। मुझे उम्मीद है कि 11 को कैबिनेट में हो सकता है वो समिति के रिकमेंडेशंस कैबिनेट में आए। सरकार ने कोर्ट में भी एक एफिडेविट दिया है कि वो पंचायत चुनाव कराएगी और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पंचायत चुनाव हम लोग कराएंगे और जो जितने भी प्रधान के पंचायत बीडीसी के जिला पंचायत के जितने भी पद रिक्त हैं उस पर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं चुनाव के बाद हमारे प्रतिनिधि आएंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े के बयान के बाद कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की चर्चा जोरों पर है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा भी ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने एक बयान में हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब वह बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है, जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वह हमारे साथ आ गए। देखिए, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसार हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों जीते, हमारा प्रयास है। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। इन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत है। हरीश रावत पर कांग्रेस की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच हो रही बयानबाजी के बीच कांग्रेस से बीजेपी में गए वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, कभी कभी सरस्वती मुंह में आई जाती है 24 घंटे में। तो हरीश धामी जी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कांग्रेस में लंगड़े ही लंगड़े हैं, लंगड़ों की भरमार है। मजबूत कौन है? और एक जो मजबूत है भी, कोई घोड़ा मजबूत है, वो दौड़ना भी चाह रहा है तो उसकी टांग खींचने में सारे के सारे लगे हैं। चारों टांगे 6 की 6 टांगे खींचने में लगे हैं, जितनी टांगे हैं उनके पास। तो है कहाँ मजबूत? दिल्ली लंगड़ी है, जो दिल्ली का नेतृत्व है वो लंगड़ा है। प्रभारी आपने कभी यहाँ देखी हैं? वो भी लंगड़ा के सही चल के आ तो जाती उत्तराखंड में, जैसे तैसे पहुँचते मजबूती करेंगे, लेकिन वो भी नहीं दिख रही है आपको। वो भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, उनका भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिफेक्ट उन पर भी लग ही रहा है। तो जितने बड़े नेता हैं इनके, जिनकी तारीफ आए गवाए धामी जी भी कर लेते हैं, वो कौन से सही साबुत है? वो और बड़े लंगड़े हैं वहाँ। तो कांग्रेस में तो लंगड़ों की भरमार है और कोई काम नहीं इनका, एक दूसरे की टांग खींचने के सिवा बाकी कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है 2-4 लंगड़े और भर्ती हो जाएंगे कांग्रेस में। तो उधर बडासू में केदारनाथ जा रहे यात्रियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हाईवे पर आपात लैंडिंग के बाद डीजीसीए ने कड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा में लापरवाही को गंभीर मानते हुए कैस्ट्रोल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों पर तत्काल रोक भी लगा दी गई है। ये रोक जांच पूरी होने तक लागू रहेगी। डीजीसीए ने साफ कहा कि विमान सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी से हड़कंप मचा हुआ है। बीते एक महीने में हुई 4 घटनाओं पर कांग्रेस ने हवाई सेवाओं की अनियमितता को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर यात्रियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी हेलीकॉप्टर संचालन के लिए स्पष्ट नीति की मांग कर रहे हैं। डीजीसीए ने कैस्ट्रल एविएशन की उड़ानों पर अभी रोक लगा दी है। चारधाम यात्रा में यात्रियों के परिवहन में लगे हेलीकॉप्टरों का 30 दिन के अंतराल में 4 बार अपघात से सामना हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और 30 दिन के अंतराल में 4 हेलीकॉप्टरों का दुर्घटनाग्रस्त होना ये संकेत है कि आने वाले समय में कोई भगवान न करे कि कोई बड़ी दुर्घटना घटे। सरकार बेखबर है। सरकार बेखबर इस रूप में मैं कह सकता हूं कि होता यह है कि जब एक भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है तो उसकी गहनता से जांच होती है और गहनता से जांच होने के बाद उन गलतियों को दोबारा रिपीट न किया जाए, ऐसी कड़ी हिदायतें होती हैं। लेकिन उत्तराखंड में, हमारे प्रदेश में सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन के अंतराल में 4 दुर्घटनाएं घटना और उसके बाद भी जिस प्रकार से एयर ट्रैफिक लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है, एयर ट्रैफिक इन जहां पर ये यात्रियों का परिवहन हेलीकॉप्टर से होता है, इस प्रकार का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है कि सभी नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि पहाड़ों के रास्ते दुर्गम है, परिस्थितियां कठिन है और हवा का दबाव कभी भी बढ़ जाता है, बारिशें कभी भी हो जाती हैं और एक बार अगर कोई हेली अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वहां पर जीवन बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने भी पहले भी कहा है कि हमको इसके लिए थोड़ा सा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जिसमें एक तो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर यहाँ अलाउड ही नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पहाड़ के अंदर। और हेलीकॉप्टर की फिटनेस पर भी एक सवाल खड़ा होता है, जैसे परसों की घटना हुई है तो उसका फिटनेस का भी कोई मानक होना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आखिर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। आखिर एक जो पायलट है वो दिन में कितने चक्कर काट सकता है, यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि बिल्कुल इतना स्पीड में वो लोग चलते हैं, अपने स्पीड से आते हैं कि उनको अधिक से अधिक चक्कर लगाने का रहता है कि भाई अधिक से अधिक चक्कर लगाने जनरेट होगा कंपनी को। लेकिन उसके कारण वो कहीं ना कहीं थकावट भी होती होगी, फटीग भी होती होगी और उसके कारण उसका संचालन भी मुश्किल होता होगा, उस पायलट को काम करना भी दिक्कत होती होगी। तो उसका भी कुछ मानक तय होना चाहिए कि आखिर हम कितने चक्कर रोज लगा सकते हैं, उसका कोई मानक तय हो जाना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जो विपक्ष बात कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है और सरकार भी निश्चित तौर पर इस पर विचार कर रही होगी और आने वाले समय में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कई घटनाएं इस बीच में हो गई हैं और आगे दिक्कतें रहेंगी, इसलिए समय रहते हमको इस पर कदम उठा लेने चाहिए। चारधाम यात्रा को शुरू हुए अभी 1 महीना ही मात्र हुआ है, वहीं यदि देखा जाए तो इस बार हेलीकॉप्टर चारधाम यात्रा जो केदारनाथ यात्रा पर लोग जाते हैं वह दुर्घटनाग्रस्त होती जा रही है। इस बार अभी तक 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहीं यदि बात करें तो इस पर सरकार और शासन प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए। यही यदि बात करें, पिछले 2 दिन पहले एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग सड़क पर ही करानी पड़ी थी। वहीं इसको लेकर के जो एक जारी की गई है, एक विज्ञप्ति जारी की गई है, एक आदेश जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो इमरजेंसी लैंडिंग के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कैस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती। और यह घटना, मैं बताना चाहता हूँ कि यह घटना शनिवार को उत्तराखंड के बड़ासू इलाके में हुआ था, जब एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रही थी, वही इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और यदि बात करें कि पायलट की, तो पायलट की हल्की चोट आई है, लेकिन किसी भी नागरिक को हताहत होने की कोई बड़ी खबर जानकारी नहीं है, यानी कि सभी श्रद्धालु जो है वो सुरक्षित अभी तक है। वही यदि बात करें कि लगातार इस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हो रहा है, इसको लेकर के डीजीसीए सतर्क है और डीजीसीए ने सख्त आदेश दिया है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने की जांच की जाए और जब तक जांच नहीं की जाती है तब तक कैस्ट्रल एविएशन को हेली उड़ान से रोका जा रहा है।
तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। वही कांग्रेस भी इस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है, प्रश्न खड़ा कर रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सिर्फ प्रश्न खड़ा करना ही बात नहीं है, सरकार के द्वारा काम करके दिखाया गया। सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत उस पर रोक लगा दी है। अब देखना यह है कि कब तक इसका निष्कर्ष निकलेगा, क्या इसमें निष्कर्ष निकलता है, किसकी गलती आती है, क्या फिर से इस एविएशन को, क्रिस्टल एविएशन को फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाजत दी जाएगी या पूर्णतः इस पर पाबंदी ही लगा दी जाएगी, या तो समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अनूप भट्ट के साथ में यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र की 45 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट भी कर रखा है। और बता दें कि देहरादून में अब तक कुल 35 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव है और सभी मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार के वायरस में कोई गंभीर खतरा नहीं दिख रहा है और अब तक किसी की मौत भी नहीं हुई है। देखिए, कोरोना के केसेस आ ही रहे हैं, एक एक दो करके। कोरोना अभी चल ही रहा है और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरोना खत्म हो गया है। अभी तो केसेस मिल रहे हैं, तो कुछ केसेस बाहर से आए हुए हैं, कुछ अपने देहरादून से ही हैं। आज भी एक पॉजिटिव आया है, मुख्यालय से पॉजिटिव आया है और वो देहरादून पटेल नगर के रहने वाले। तो वहीं उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन ने सहायक अभियंताओं की वरिष्ठता सूची में अनियमितता को आरोप लगाते हुए ऊंचा भवन मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। संगठन ने चेतावनी दी है कि जब तक न्याय नहीं मिलता संघर्ष जारी रहेगा। हमारे आंदोलन का तीसरा दिन है और 4 तारीख को ये सूची निकाली गई थी, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। पुरजोर विरोध इसलिए किया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे कि सीधी भर्ती की जो सहायक अभियंता है उनको जो वरिष्ठता का लाभ दिया जाएगा वो उनके विभाग में ज्वाइन करने की डेट से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है। इसके अलावा जो सीनियरिटी लिस्ट 2008-9 के लिए बनाई गई है, उसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो 30 जून 2009 होती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जून 2009 के बाद कोई भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे प्रमोशन से हों, वो 2008-9 की जो सीनियरिटी होगी उसमें नहीं लिए जाएंगे, अगले साल की जो बनेगी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2008-9 के जो प्रमोशन वाले लोग हैं उनको भी लिया है, और जो 2008-9 के नहीं है सहायक अभियंता, जो 9-10 में करंट के हिसाब से आने चाहिए, उनको भी वो 8-9 में ले लिया, जिससे वो कन्फ्यूजन हो गया। लगातार अनदेखी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ना आप दूसरे पक्ष की सुनिए ना हमारी सुनिए, हमारी भी मत सुनिए। अनबायस्ड होके आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी होगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपने एक पैरेलल कमेटी बना दी, न्यायालय के आदेश आने के बाद एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के सम्मुख भी हमारी बात को नहीं रखा गया और उसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय ने पहले से ही जो है खारिज किए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें, बाकी दूसरे किसी की ना सुनें, और जो कि नहीं हो रहा है। और हम ही लोग पीड़ित हैं और हमें लगातार धमकाया जा रहा है। शासन प्रशासन में सब जगह जो है हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि यह राजद। माननीय न्यायालय के आदेशों का पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरी स्टडी करी गई है। जितने भी आदेश माननीय न्यायालय से आए गए हैं, कमेटी द्वारा, उत्तराखंड शासन की शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो उनके आदेश है उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से। और मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पुनः आपस में बैठ के विचार कीजिए। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, कुछ उत्पीड़न की बात की जा रही है कि प्रशासन हमारा उत्पीड़न कर रहा है, हमारी बात नहीं रखी जा रही है, किस तरह से? नहीं, सब बात रखी जा रही है, बात रखी गई है। ऐसा नहीं कि ये तो 2015 से ये केस चल रहा है, लगातार केस चल रहा है 2015 से, और हर बार जो डिसीजन निकला उस डिसीजन का पालन हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं पालन हुआ है। जब लास्ट में डिसीजन आया हाई कोर्ट से सीनियरिटी के बारे में, तब हमने उत्तराखंड शासन से अनुरोध किया कि आप इसमें हमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब उन्होंने स्पष्ट किया, कमेटी बनाई। कमेटी बनने के बाद ही ये सीनियरिटी लिस्ट हमारी तैयार हुई है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई हाई कोर्ट की आदेशों की अवहेलना हुई है। क्या अपील है आपकी कर्मचारी से? मेरी कर्मचारी से अपील है कि वो
वार्ता करें आपस में, और वार्ता करने के उपरांत वो काम में लौटें, काम पर लौटें, और उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट बनी है वो मैं समझता हूँ वो सही है। अपना पोस्टिंग प्रमोशन लेटर लें और काम पर लौटें और कार्य सुचारू करें। तो उधर देहरादून प्रशासन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हिलांस आउटलेट कम किचन की शुरुआत की है और इस पहल के तहत 3 स्थानों कोरोनेशन अस्पताल, कलेक्ट्रेट कैंपस और गुच्चू पानी में आउटलेट खोले जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने उत्पाद से खाद्य सामग्री और हस्तशिल्प सीधे ग्राहकों को बेच रही हैं। बता दें कि प्रशासन की ओर से महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इतना ही नहीं, ताकि वे आधुनिक तकनीक और व्यावसायिक कौशल सीख सकें। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि इसमें हम जो हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, स्पेशली एसएचजी महिलाएं जो हमारी जनपद की हैं, हमारे प्रदेश की हैं, उनका हम कैसे उनकी आय बढ़ाएं। तो उसी क्रम में हम जनपद में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो एनआरएलएम हो या रीप के माध्यम से हो, बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें जो हमारा स्पेशल इनिशिएटिव है हमारे जनपद में, उसमें हमने इनके लिए हिलांस आउटलेट कम किचन हमने स्थापना करी है, जिसमें एक हमारा कोरोनेशन हॉस्पिटल में खुला है, एक हमारा कलेक्ट्रेट कैंपस में खुला है और एक गुच्चू पानी में खुला है। आगामी इसमें हम और नई लोकेशन चूज़ कर रहे हैं, जिसमें आईएसबीटी पे एक हमारा खुलेगा ऋषिकेश में, विकास नगर में। तो ये हम पूरा जनपद इससे संतृप्त कर रहे हैं, ताकि जो महिलाएं एसएचजी ग्रुप से उनको हम एक मार्केट देख पाएँ, उनकी इनकम इम्प्रूव करने के लिए एक उनको लोकेशन दे पाएँ, उनके प्रोडक्ट। तो वही राजधानी देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम जनता को राहत दिलाने की सकारात्मक पहल कर रही है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि वीकेंड हमारे लिए हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से की गई है और इसलिए भारी ट्रैफिक आने के बावजूद कहीं भी बड़ा जाम नहीं लगा। लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में थोड़ी देर हो रही है, लेकिन जल्द ही इस पर बड़ा निर्णय होगा। देखिए, वीकेंड्स तो हमेशा पुलिस के लिए काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसकी तैयारी हमने पूर्व से कर रखी थी और इसी वजह से इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम आया था उसको हम लोग निकाल पाने में सक्षम रहे। कहीं भी ऐसा बड़ा जाम नहीं लगा, लेकिन स्लो ट्रैफिक जरूर रहा, क्योंकि यहाँ सारे बोटलनेक्स हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया था। तो लेकिन उसके बावजूद सारे ट्रैफिक प्लान्स हमने एक्टिवेट किए, सारे पुलिस फोर्स को लगातार ड्यूटी पे रखा और उनको चेक करते रहे, तो इसकी वजह से कहीं लंबा जाम लगने की सूचना नहीं आई। लेकिन स्लो ट्रैफिक है, ये बात माननी होगी और भविष्य के लिए इसके लिए हमें और अच्छी प्लानिंग करनी होगी। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।